रिलेशनशिप है उनके आजकल टूटने के मतलब चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, ब्रेकअप ज़्यादा हो रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है कि ब्रेकअप ज़्यादा हो रहे हैं? तो इंसान बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा के रखता है। तो हम साइकोलॉजी में यही सारी चीज़ें हम एक इंसान से बातें करते हैं जिसमें वो अपने बातों के ज़रिए ही खुद अपने प्रॉब्लम का हल निकालता है। ईगोज बहुत जल्दी इमर्ज कर जाते हैं आजकल क्या पहले भी था, बट पहले कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करते थे लोग रिलेशनशिप्स में। ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप नहीं चलेगा। क्या ट्रस्ट इश्यूज एक ऐसा फैक्टर है ब्रेकअप होने? बिल्कुल है। बिना पढ़ाई करे भी लोग एक एक साल की डिग्री लेके कह देते हैं कि मैं एक मेंटर हूँ। तो साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसमें हम मेंटल हेल्थ के बारे में, इंसान के जो आपके कॉग्निशन, जो आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में, और हम बिहेवियर के बारे में जो ओवर्ट मतलब जो आप ऊपर से इंसान को पढ़ सकते हैं। जैसे कि समटाइम्स क्या होता है कि वो सुसाइड जैसे चीज़ें भी वो कर लेते हैं, तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उन युवाओं को, और पेरेंट्स को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे ऐसे में? नमस्कार, मैं हूँ किरण रावत और आप देख रहे हैं समाचार फॉर यू। आज की चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो काफ़ी गंभीर और संवेदनशील है, और वो है युवाओं की मेंटल हेल्थ और उनकी रिलेशनशिप को लेकर। और मुझे लगता है इस विषय पर बातचीत भी करनी चाहिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जिस उम्र में हमारे जो युवा हैं उनको अपने करियर की टेंशन लेनी चाहिए, उस उम्र में वो अपने रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, और जिससे उन्हें तमाम तरह की मेंटल हेल्थ और जो प्रॉब्लम्स उनको निकल कर आती है। मैं ये नहीं कहती कि रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है, रिलेशनशिप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि जो हम युवाओं का करियर होता है। लेकिन वो जो रिलेशनशिप और करियर के बीच का जो मानसिक जो संतुलन होता है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है साइकोलॉजी से डॉक्टर याचना भारी सिंह जी। तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका समाचार फॉर यू में। थैंक यू। तो मैम, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि जो आपका प्रोफेशन है ये किस तरह का है, और ये साइकोलॉजी है क्या बेसिकली, और आप किस तरह से जो आपके क्लाइंट्स होते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, और जैसे कोई क्लाइंट्स है वो आपके पास आता है तो उसके लिए क्या कुछ प्रोसेस उनको करनी पड़ती है? पहला क्वेश्चन जो आपका है कि साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है सबसे पहले। तो जैसे लोग बोलते हैं कि बस मैंने काउंसलिंग कर दिया या मैं साइकोलॉजिस्ट बन सकती हूँ, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैं एक मेंटर हूँ। बिना पढ़ाई करे भी लोग एक एक साल की डिग्री लेके कह देते हैं कि मैं एक मेंटर हूँ। तो साइकोलॉजी बेसिकली एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है जिसमें हम मेंटल हेल्थ के बारे में, इंसान के जो आपके कॉग्निशन, जो आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ें चल रही है उसके बारे में, और हम बिहेवियर के बारे में जो ओवर्ट मतलब जो आप ऊपर से इंसान को पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको नींद नहीं आ रही, या आप ठीक से खा नहीं रहे, आपके बॉडी में चेंजेस आ रहे, आप ठीक से बैठ नहीं रहे, आप खड़े नहीं हो पा रहे ठीक से, या आप नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे, अचानक से हंस रहे हैं, अचानक से रो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा आपके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही है, कॉग्निशन के बारे में अगर हम बात करें तो इंसान बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर छुपा के रखता है। तो हम साइकोलॉजी में यही सारी चीज़ें हम एक इंसान से बातें करते हैं जिसमें वो अपने बातों के ज़रिए ही खुद अपने प्रॉब्लम का हल निकालता है, जिसमें हम उनको एक पाथ दिखाते हैं। बेसिकली हम उनको समझाते हैं, या समझाते भी नहीं है बट वो अपने आप ही रिफ्लेक्ट करते हैं अपने बातों में। सो ये होता है साइकोलॉजी। ओके, तो जैसे कि मैंने अभी कहा था कि अगर आपका कोई क्लाइंट्स आपके पास आता है तो उसे किस तरह की प्रोसेस शुरू करनी पड़ती है, फॉर्म फिल करने से लेकर इसकी क्या कुछ प्रक्रिया रहती है? ओके, सो पहला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है साइकोलॉजिस्ट के लिए एंड एक इस प्रोफेशन में, वो है प्राइवेसी। तो हम कभी भी कोई भी बात किसी और को नहीं बोलते कि हमारे क्लाइंट्स कौन हैं और कौन नहीं है। तो कई बार क्लाइंट्स अगर बाहर भी मिलते हैं तो हम बहुत नॉर्मल तरीके से उनसे हेलो करते हैं, और लोगों को नहीं पता होता कि वो फ्रेंड है या क्लाइंट है या क्या है। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्राइवेसी हम मेंटेन करके रखते हैं इस प्रोफेशन में। इसके अलावा जब वो क्लाइंट आता है तो हम एक नॉर्मल फॉर्म फिल करते हैं कि उनके नेम वगैरह डिटेल्स लिखते हैं हम उसमें, वो पे करते हैं, फिर वो अंदर आके हमारे साथ अप्रॉक्सीमेटली एक 45-50 मिनट का सेशन लेते हैं। जनरली कई बार ये होता है कि लोग बाहर ही एक प्रॉपर डेटा ले लेते हैं आपसे, बैकग्राउंड आपकी हिस्ट्री ले लेते हैं, बट वो चीज़ मैं खुद अपने लिए पर्सनली खुद करना चाहती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है उससे आपका एक रैपो जो हमें फॉर्म करना होता है, एक ट्रस्ट जो आपका आपके क्लाइंट के साथ होता है, वो बहुत ज़रूरी है। वो उसमें होता ज़्यादा बेटर होता है। तो फिर क्लाइंट के साथ सबसे पहला जो चीज़ होती है वो है ट्रस्ट बिल्डिंग, एक रिलेशनशिप। तो वो आपके बात से जब वो कंफर्टेबल होता है, जब उसे लगता है कि हाँ ये मेरी बात को समझ पाएगी,
तब वो अपने आप खुलता है और उसके बाद फिर सारी बातें खुल के करता है। जिस तरह से मैम अभी आपने बताया कि जो आपका क्लाइंट्स होता है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और जो उसकी प्राइवेसी थी वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है, और क्लाइंट्स के बीच मतलब अपना ट्रस्ट बिल्डअप करना वो बहुत बड़ी बात होती है। तो कितना मुश्किल होता है मैम अपने और क्लाइंट्स के बीच जो बातें होती है, कॉन्फिडेंशियलिटी, उस चीज़ों को रखना, मतलब कितना मुश्किल है? नहीं, ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। सो ये एक्चुअली हमारे एक्चुअली जैसे प्रोफेशन कहा जाता है कि जैसे महिलाएं जो है अपने अंदर तक वो चीज़ें रख नहीं पाती हैं, तो नहीं, और स्पेशली क्योंकि देहरादून एक बहुत छोटी जगह है तो लोगों को फिर भी, क्योंकि ज़्यादातर सब एक दूसरे को जानते हैं यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं मैं यही बोलूँगी कि एक ट्रस्ट बहुत ज़रूरी है। तो मेरे पास एक दो मेरे कुछ ऐसे लोग भी आते हैं मेरे पास जो मुझे जानते हैं और मुझे कई बार इधर उधर भी मिलते हैं, मैं अब ज़्यादा बोल नहीं सकती, बट बहुत नॉर्मल है ये चीज़। काउंसलिंग के लिए अगर हम कोई कुछ भी आप मेंटल हेल्थ से गुजर रहे हैं, WHO का अगर आप एक नंबर देखें, अगर आप रेशियो देखें, 5 में से कोई भी एक इंसान मेंटल हेल्थ से जूझ रहा है, कोई ना कोई प्रॉब्लम डेफिनेटली किसी ना किसी को है। सो अगर हम देखें कितना कॉमन है, हम 5 या 10 लोगों के बीच में आराम से उठते बैठते हैं, तो हम अपने आसपास देखें तो हमें खुद पता चलता है कि शायद इसको या उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, लेकिन हम में से कोई भी बात ही नहीं करता मेंटल हेल्थ के बारे में। सो बहुत ज़रूरी है कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें, एंड जब हम उस बारे में बात करते हैं तो फिर अपने आप चीज़ें सॉर्ट होने लगती है। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो युवाओं को लेकर है, तो जो आजकल के हमारे युवा हैं वो मेंटल हेल्थ जैसी जो साइकोलॉजी है उसको लेकर सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो इसके मैम क्या कारण हो सकते हैं? ओके, सो अगर हम युवा के बारे में बात करें, कहीं ना कहीं अब बहुत चेंजेस आ चुके हैं। पहले के ज़माने में जैसे हमारी फैमिली थी, जैसे हम एक न्यूक्लियर फैमिली में, अब आजकल ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, पहले जॉइंट फैमिलीज़ होते थे। तो जब हम पुराने ज़माने में जाए तो जॉइंट फैमिलीज़ में सिबलिंग्स बहुत सारे होते थे, सब अपनी परेशानी एक दूसरे से डिस्कस कर लेते थे। बट अब ज़्यादातर पेरेंट्स भी वर्किंग है, कहीं ना कहीं सिबलिंग्स कम है, एंड आप जॉइंट फैमिली में नहीं हैं आप, एंड रूटीन जो प्रेशर आजकल बच्चों का है, बच्चे स्कूल से आते हैं सीधा एक कोई एक्टिविटी पे चले जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। कई बार तो बच्चे घर 8-8, 9-9 बजे आ रहे हैं एंड वो 5 मिनट भी नहीं बांट पाते अपने पेरेंट्स के साथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से बात करें। जब आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी और आप नॉर्मल रूटीन में ही रोज़ वो चीज़ें कर रहे हो, फिर धीरे धीरे लैक ऑफ इंटरेस्ट और बहुत सारी परेशानी आपकी ऑब्वियसली बढ़ेंगी। अगर बात करें युवाओं की रिलेशनशिप को लेकर, एक्चुअली देखा क्या जा रहा है कि जो रिलेशनशिप है उनके आजकल टूटने के मतलब चांसेस ज़्यादा हो गए हैं, ब्रेकअप ज़्यादा हो रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है कि ब्रेकअप ज़्यादा हो रहे हैं? ओके, तो अगर हम इस बारे में सोचें, ज़्यादातर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। अगेन ईगोज़ बहुत जल्दी इमर्ज कर जाते हैं आजकल क्या, पहले भी था, बट पहले कॉम्प्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा करते थे लोग रिलेशनशिप्स में। अब ये है कि बोथ द पीपल हैव देयर वॉइसेस, दोनों आगे से बात करते हैं, दोनों कहते हैं कि नहीं ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। बट अगर आप बात करो तो रिलेशनशिप बचता है। अगर आप बात ही ना करो और सीधा पार्ट हो जाओ, आपको लगेगा कि नहीं, तो ऑब्वियसली आप रिलेशनशिप नहीं चलेगा। क्या ट्रस्ट इश्यूज एक ऐसा फैक्टर है ब्रेकअप होने? बिल्कुल है, ट्रस्ट इश्यूज एक ऐसा फैक्टर ज़रूर है, एंड अगेन कम्युनिकेशन से ही ये चीज़ ठीक हो सकती है। अगर आप कम्युनिकेशन करोगे, ट्रस्ट थोड़ा सा आपका ऑफकोर्स ज़्यादा रहेगा, तो ट्रस्ट ज़रूरी है आपके पार्टनर में। और ऑफकोर्स चीटिंग और बहुत सारी चीज़ें बढ़ती ही जा रही है दोनों तरफ से अगर हम देखें तो। अगर बात करें युवाओं के भविष्य को लेकर, जैसे कि हम देखते आए हैं कि जैसे युवा होते हैं वो अपने करियर को लेकर काफ़ी फोकस्ड होते हैं और मतलब कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी वो करते हैं, तो ऐसे में होता है कि उनके ऊपर फैमिली का दबाव होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है, पढ़ाई को लेकर होता है, जिससे कि समटाइम्स क्या होता है कि वो सुसाइड जैसे चीज़ें भी वो कर लेते हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उन युवाओं को, और पेरेंट्स को क्या कुछ सलाह देना चाहेंगे ऐसे में? युवाओं पे प्रेशर एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है अब बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स है ऑनेस्टली, एंड जो बच्चे हैं उनमें पेयर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। पहले तो सिर्फ पेरेंटल प्रेशर होता था और वो बच्चे घर पे सॉर्ट कर लेते थे, आजकल एक दूसरे का पेयर प्रेशर ही इतना ज़्यादा है, पेरेंटल प्रेशर है, सोसाइटी में बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, या आपको खुद ही लगेगा कि आप आप बांट नहीं पा रहे हो उन लोगों के बीच में, है ना। सो ये सारे ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा है, बट अगर आप प्रेशर ले रहे हो बहुत ज़्यादा तो गलत है। स्ट्रेस जो होता है आपका एक लेवल पे बहुत अच्छा रहता है, और स्ट्रेस लेना ज़रूरी भी है, उसे EU स्ट्रेस कहते हैं जब हम बात करें।
तो वो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है। बट अगर आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने लगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए ख़राब हो जाता है, और उसके बाद आपकी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो जाती है, धीरे धीरे करके आपका इंटरेस्ट, आप हर चीज़ से आप कुछ नहीं कर पाएंगे फिर। तो ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है उससे। तो मैं यही बोलूँगी कि प्रेशर आपको कंपैरेटिवली, ऑफकोर्स स्ट्रेस थोड़ा सा लेना है, बट आपको पता होना चाहिए कि कब वो प्रेशर में बढ़ गया है, और उसके बाद फिर आप आगे उसके लिए वर्क करें। आप नॉर्मल बात कर सकते हैं लोगों से, आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद है, हॉबीज़ डेवलप कर सकते हैं, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकाले, है ना। तो ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। जैसे कुछ फैमिलीज में मैम हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं दूसरे बच्चों से, क्या ये भी एक कारण है कि जो बच्चों का जो मेंटल हेल्थ है वो बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं? बिल्कुल। अगेन आपने जो बात करी, ये पेरेंटल प्रेशर है, पेयर प्रेशर भी है। दोस्त आपस में खुद भी एक दूसरे को कंपेयर करने लगता है, अच्छा तेरे को ये नहीं आता करना, तुझे ये नहीं आता, चल हम ये करें, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। तो कहीं ना कहीं कंपैरिजन हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स को बिल्कुल ये बात याद रखनी चाहिए कि कंपैरिजन से बच्चा हमेशा खराब ही परफॉर्म करेगा, अच्छा नहीं करेगा। और क्या यही वजह है कि पेरेंट्स और उनके बच्चों के बीच में जो आजकल अनबन की जो समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिलती है? आजकल बच्चे अपने माता पिता की नहीं सुन रहे और माता पिता अपने बच्चों के जो फ्यूचर प्लान्स है उनको नहीं समझ पा रहे। क्या कुछ कारण है मैम इसके पीछे? देखिए अगेन कम्युनिकेशन हमेशा हर चीज़ में रहता है, वो ज़रूरी है। दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो जाते हैं, प्लस अडोलेसेंट एज एक ऐसा टाइम होता है जब करियर और बाकी सारे प्रेशर्स उस टाइम अटमोस्ट बहुत ज़्यादा होती है उस टाइम पे। तो बहुत ज़रूरी है कि उस टाइम पे कम्युनिकेशन करे, पेरेंट्स बच्चों को समझे, थोड़ा सा टाइम दे। बच्चे भी जब अपने पेरेंट्स से ठीक से बात करें और थोड़ा सा टाइम दे। आजकल अगर हम क्वालिटी टाइम की बात करें तो पेरेंट्स पुराने पहले की बात, अगर हम अपने टाइम की बात करें तो हम अपने पेरेंट्स के साथ अक्सर पिकनिक पे जाते थे। अगर हम किसी से पूछे, अपने फ्रेंड से भी पूछे कि अच्छा बच्चों के साथ पिकनिक पे गए या चले, तो कोई पिकनिक के बजाय सब ये बोलेंगे चलो मॉल चलते हैं, या हम लंच करेंगे या मूवी देखते हैं, और कोई एक्टिविटी पे बच्चे साथ बैठ के नहीं स्पेंड करना चाहते। तो वो भी चीज़ ज़रूरी है कि हम क्वालिटी टाइम स्पेंड करें अपने बच्चों के साथ। तो मैं, मेरा आखिरी सवाल ये है कि आप जो आजकल की युवा जनरेशन है उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे, और ऐसी कौन सी सलाह है जो आपको लगता है कि हमें देनी चाहिए दर्शकों को? सबसे पहले तो बात करो, बहुत ज़रूरी है कि आपको कुछ भी आपके दिमाग में अगर चल रही है बात, आपको बात करना चाहिए। और जैसे हम अपने फिजिकल हेल्थ को इम्पोर्टेंस देते हैं, मेंटल हेल्थ भी हमारी प्रायोरिटी है। अगर आपका मेंटल हेल्थ आपके साथ नहीं है तो आप ठीक नहीं रह पाओगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी चीज़ें शेयर करें, हम अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, या कोई भी एक इंसान जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, आप उससे बात करिए। इसके अलावा अगर आपके पास आपको सेशंस के लिए जाना चाहिए, बहुत नॉर्मल है अगर आप जाके किसी से भी सेशंस के बारे में आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाए और आप शेयर करें अपनी बातों को। मैम अभी आपने सेशन की बात करी, जरा दर्शकों को बताइए किस तरह का सेशन होता है और कितना लंबा पीरियड का ये सेशन चलता है? तो ये डिपेंड करता है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सेशंस बहुत लंबे चलते हैं, ऐसा नहीं है। हम कोशिश ये करते हैं कि इंडिपेंडेंट हो जाए आपका जो क्लाइंट है, हम उसको डिपेंडेंट बिल्कुल नहीं बनाना चाहते। तो कई बार हम सेशंस वीकली लेते हैं, कई बार हम मंथली भी लेते हैं, और 2-3 महीने से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं कि हम ना ले सेशंस, है ना, अनटिल अनलेस क्लाइंट बार बार ये चीज़ बोले। बट हम ट्राई ज़रूर करते हैं कि हम क्लाइंट को मतलब कहीं ना कहीं उसे इंडिपेंडेंट बनाएं। ओके, तो चलिए बातों का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं। और मैम आपका बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय हमें दिया और अपने अनुभवों को हमसे साझा किया। तो चलिए, ये थे हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर याचना भारी सिंह जी, जिन्होंने अपने जो उनके विचार हैं हमारे सामने रखे। और जैसे कि उनका कहना है कि जो आजकल के जो युवा हैं और उनकी जो रिलेशनशिप है उसमें जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन आता है, वो ज़रूरी है कि अब बात करें, अपने चीज़ों को शेयर करें, और जो ट्रस्ट इशूज़ जो एक फैक्टर है उसे थोड़ा सा लॉयल्टी में बदलें, और ये जो ट्रस्ट इशू का जो फैक्टर है उसे ना आने दें। और जो उन्होंने माता पिता की बात करी है कि कुछ लोग माता पिता ऐसे होते हैं कि जो बच्चे हैं उन पर प्रेशर ज़्यादा डालते हैं, पढ़ाई को लेकर है, कई चीज़ों को लेकर। तो वो माता पिता भी अगर ये संवाद देख रहे हैं तो उनसे मैं एक अनुरोध करूँगी कि आप भी थोड़ा सा अपने बच्चों पर प्रेशर कम डालें। और अगर किसी को जैसे ये सेशन लेना हो, कोई मेंटल हेल्थ जैसी प्रॉब्लम से गुजर रहा हो, तो मैम का ऑफिस है राजपुर रोड पर MJ टावर के पास 2nd फ्लोर पर, तो आप आइए और इनसे संपर्क कीजिए।